सहकारी क्षेत्र के बैंकों पर आरबीआई ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। वित्तीय सेहत कमजोर होने की वजह से एक के बाद एक बैंक डूब भी रहे हैं। शहरी सहकारी बैंक यानी यूसीबी का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। आखिर कैसा काम करते हैं ये बैंक, इनका मॉडल क्या है, इनकी कार्यप्रणाली क्या होती है, कहाँ खामियां हैं, क्यों लगातार हम एक के बाद एक अखबारों में पढ़ रहे हैं कि ये डूब रहे हैं। इन सब पर आज हम बात करते हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व बैंकर केपी सिंह साहब। नमस्ते सर, स्वागत है आपका मनी 9 पर। सहकारी ये जो बैंक्स होते हैं, आपने इन्हें कितना क्लोजली देखा है और इनका वर्किंग मॉडल कैसा होता है? इस क्षेत्र में कितनी तरह के बैंक काम कर रहे हैं और इनके वर्किंग मॉडल पर कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान तो खड़ा हो ही रहा है। तो कहाँ छूट रह गई है? रेगुलेशन में कमी रही क्या? क्या हुआ है, जरा समझाएंगे? सबसे पहले ये जो कोऑपरेटिव सहकारी बैंक है, जिनको कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं, ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। साथ ही साथ ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब ब्रांचेस खोलते हैं तो लाइसेंस भी लेते हैं। तो इसका मतलब कि एक तरह की ड्यूल कंट्रोल हो गया। एक तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारा इसका मॉडल ये है कि सारे का सारा जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम होता है, डिपॉजिट लेना और क्रेडिट देना, ये करते हैं। लेकिन इनका डिफरेंस जो दूसरे कोऑपरेटिव और दूसरे जो कमर्शियल बैंक से है वो है इसकी कैपिटल। इनकी कैपिटल जो है कुछ हाथों में ही सीमित रहती है। जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनमें ही सीमित रहती है। वो पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। ये बेसिकली ये कोऑपरेटिव बैंक जो है दो तरह के होते हैं, एक तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। और आरबीआई इनको कंट्रोल करता है, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। और इसके साथ साथ आरबीआई के साथ साथ नाबार्ड भी इसके ऊपर कंट्रोल तो नहीं रखता, लेकिन सुपरवाइज करता है, उनको गाइडलाइंस देता है, पीरियडिकली इंस्पेक्शन भी करता है। तो इतने लेवल्स पर अगर चेक्स हैं, आप कह रहे हैं कि ड्यूअल रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, फिर कहाँ गड़बड़ी रह जा रही है या कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, गड़बड़ी रही 2020 जो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स का स्कैम हुआ, जिसमें उस बैंक ने 73% ऑफ टोटल लोन एक ही कंपनी को दे दिया। यानी कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं एक्सपोजर लिमिट्स बनाने की, वो फॉलो नहीं की। वो स्कैम हुआ। उस स्कैम से क्या हुआ कि उसके ऊपर मॉनिटोरियम लगा उस बैंक को। आरबीआई के अंदर फुली कंट्रोल नहीं था। उसके बाद 2020 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अमेंडमेंट की है और आरबीआई को और पावर्स दी है टू कंट्रोल द कोऑपरेटिव बैंक्स, स्पेशली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इनको कंट्रोल करने की और पावर दी है। ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन तो कर रही थी आरबीआई, या जो लाइसेंस तो दे रही थी, पर उनके कामकाज के तरीके पर नजर नहीं थी और अब 2020 से ये बदलाव हो गया है। लेकिन पुराने जो बैंक्स चले आ रहे हैं, पुराने सहकारी बैंक जो एक के बाद एक हम देखते हैं रोजाना, हफ्ते में आप अखबार पढ़िए, हर 2 दिन के बाद एक बैंक की खबर आ ही जाती है, वहां पर अब क्या किए जाने की जरूरत है? सुधार किस लेवल पर होना चाहिए जब आरबीआई ने रेगुलेट करेगा? आपको क्या लगता है, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस दी हैं नई, उन्होंने सारे बैंक्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। टायर 1 के जो बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो जिनके पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है, अप टू 100 करोड़ का डिपॉजिट है, वो टायर 1 में रहेंगे। 100 से 1000 करोड़ पे टायर 2 में रहेंगे। 1000 से 10,000 करोड़ के जो बैंक्स हैं, जो डिपॉजिट रखने वाले बैंक्स हैं, वो टायर 3 में जाएंगे और 10,000 के ऊपर के डिपॉजिट वाले टायर 4 में जाएंगे। अब ये टायर 1 टू लेके टायर 4 तक के जो अपना बैंक्स हैं, इनके ऊपर कैपिटल एडुकेसी रेशो रखने का रिजर्व बैंक ऑफ ने एक मैंडेट दिया है। वो मैंडेट ये है कि टायर 1 वाले हैं 9% ऑफ कैपिटल एडुकेसी रेशो रखेंगे और टायर 2 से लेकर टायर 4 वाले हैं 12% तक की ये
CAR रखेंगे। और ओके। ये जो टायर 2 से लेके टायर 4 के बैंक्स हैं, इनको CAR 12% फेज मैनर में रखनी है, यानी कि मार्च 2026 तक इनको 12% तक पहुंचना है। 9% से लेके 12% तक पहुंचने के लिए इनको मार्च 2026 तक का समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी ये जो गाइडलाइंस आई है नवंबर में आई है, नवंबर 22 में इन्होंने दी है। ओके, ये तो कंट्रोल मैकेनिज्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर मेंटेन किया है। यानी ये शायद अभी तक नहीं रख रहे थे इस तरह से, अभी कैपिटल अभी तक नहीं एडिक्वेसी रखे, नहीं थी। तो नहीं क्या रखे। क्या खामियां थी सर, थोड़ा सा बताएंगे क्या होता था? एक तो आपने, जैसे हमने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में आपने बताया कि उनके पास जितने पैसे नहीं थे उससे ज्यादा उन्होंने लोन दे दिए थे। तो खामियां क्या हो जाती थी? क्या लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट और कुछ क्लाउट होता था लोगों का जो इस पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल कर, खामी क्या होती है इन बैंक्स में? इन बैंक्स में जो खामियां थी पहली, जो अभी धीरे धीरे कंट्रोल की जा रही है, एक तो ये कंसंट्रेशन रिस्क जो मैंने बताया कि पंजाब महाराष्ट्र बैंक में 73% ऑफ टोटल लोन्स एक ही कंपनी को दे दिए गए। वो थी अपनी हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, और उस पर कंसंट्रेशन रिस्क आ गया। अगर वो डूब जाती है तो बैंक डूब जाता है। तो वो मेंटेन नहीं की जा रही थी, जो प्रूडेंशियल गाइडलाइंस थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो मेंटेन नहीं की जा रही थी। सेकंड, इसमें जो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म था, जो दूसरे बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में, आप स्टेट बैंक की बात करते हो, PNB की बात करते हो, या दूसरे किसी बैंक की बात करते हो, उनमें अपने इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म हैं जो कोऑपरेटिव बैंक्स में नहीं थे, जो आप इंटरनली आपके इंटरनल ऑडिटर जाके कंट्रोल करते हैं। बैंक की जो प्रणाली, जो कार्यक्रम में देखते हैं कैसे ब्रांचेस चल रही हैं, वो नहीं थी। थर्ड, इनमें जो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सोल्यूशन, जिसको CBS कहते हैं, वो नहीं था। अब धीरे धीरे ये भी जा रहे हैं CBS की ओर। ओके। लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो था पॉलिटिकल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन की इन्फ्लुएंस, स्पेशली क्रेडिट डिसीजन में। जब क्रेडिट डिसीजन में इन्फ्लुएंस हो जाता है तब ये दिक्कत आती है। मैं थोड़ा सा हट के बात करना चाहूंगा कि आप कोऑपरेटिव बैंक की बात मत कीजिए, ICICI की बात, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसमें भी हट के जो इन्फ्लुएंस हुआ, जी। जो MD थी चंदा कोचर, उसने जो इन्फ्लुएंस होके वीडियोकॉन को लोन दिया, तो बैंक का वो लोन डूबा तो बैंक नीचे आ गया। सो जब हम क्रेडिट डिसीजंस में किसी इन्फ्लुएंस के ऊपर आके काम करते हैं रादर देन जो क्रेडिट गाइडलाइंस हैं उसके ऊपर रहते हुए, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। वेल सेट सर, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन PMC बैंक का एग्जाम्पल हमें सबसे ज़्यादा याद रहता है। हमने देखा था जब उस पर ताला लगा था, कैसे लंबी लंबी कतार लगी हुई थी और लोग वहाँ पर अपना ही पैसा निकालने के लिए तरस गए थे। फिर भी इन सहकारी बैंकों में लोग जा रहे हैं ना, पैसा अपना वहाँ पर निवेश कर रहे हैं, अकाउंट्स खोल रहे हैं। क्यों जाते हैं ये लोग सहकारी बैंक में, जब उनके पास एक ऑप्शन होगा कि अब जिस तरह से बैंक्स का नेटवर्क बढ़ गया है कि उनके आसपास उनको दूसरे कमर्शियल बैंक्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो सहकारी बैंक जा रहे हैं। क्यों जमा करते हैं लोग सहकारी बैंक में पैसा? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जब एज ए डिपॉजिटर मैं बैंक में पैसा रखता हूँ, मैं 3 चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। नंबर 1, रिटर्न मेरे को क्या मिल रही है। नंबर 2, मेरे को लिक्विडिटी है कि नहीं, मेरे को पैसा जब चाहिए मेरे को पैसा वापस मिल सकता है कि नहीं। थर्ड इज सिक्योरिटी, कि मेरा पैसा रखा हुआ सिक्योर्ड है कि नहीं। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो 1% हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। उनका इंटरेस्ट रेट जो होता है डिपॉजिट के ऊपर, वो दूसरे बैंकों से ज़्यादा होता है। अब देखने वाली बात ये है कि डिपॉजिटर को ये विजिबल होता है कि 1% ज़्यादा मेरे को मिल रहा है। दूसरी जो दो चीज़ें हैं, लिक्विडिटी और सिक्योरिटी, वो इनविजिबल है, वो फेल्ट की जाती हैं। कब फेल्ट होती है? वो जब आती है प्रॉब्लम। जैसे PMC में प्रॉब्लम आई, लोगों को पता लगा कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेकिन हमें जो दिखता है हम वही करते हैं। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है इसलिए हम करते हैं। दूसरा, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस में कवर मिलता है, DICGC का कवर मिल रहा है, आज की डेट में 5 लाख का डिपॉजिट मेरा जो बैंक में है, उसमें मेरे को DICGC का कवर मिल रहा है। बैंक डूब भी जाता है तो मेरे को 5 लाख का तो पैसा DICGC से मिल जाना है, जिसमें आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है, क्योंकि DICGC इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन। सो तो मेरे को ये फेथ रहता है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में 5 लाख के ऊपर, 5 लाख का जो डिपॉजिट DICGC का कवरेज है, उसमें
नंबर ऑफ डिपॉजिट्स 98.1% इंडिया के नंबर ऑफ डिपॉजिट जो है वो इसमें कवरेज में आते सिक्योर्ड हैं। है। अमाउंट वाइज बिल्कुल, इट इज 76%। ये दायरा भी अब बढ़ा था पीएमसी के पूरे जो हाँ, ये हुआ था, पीएमसी के उसके होने के बाद ये बाद दायरा हाँ, डीआईसीजीसी पहला का बढ़ा बढ़ा था, दिया। 1 लाख से 5 लाख किया था। बिल्कुल, तो ये ये एक दो अच्छा वजह है। कदम है, सेफ है पैसा आपका, कम से कम 5 लाख तक जो आपकी जमा राशि है। यस। सिंह सर, आपने कहा कि 2020 में अब जो है इन जो भी अर्बन कोऑपरेटिव और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये आरबीआई के रेगुलेशन में आ गए हैं। केवल इनकी एंट्री ही नहीं, इनके काम करने के प्रोसेस पर भी आरबीआई की नज़र रहेगी, तो ये मेरे लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन मैं फिर अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं, जो बैंक अभी भी डूब रहे हैं वो ऐसे थे जो 2020 के पहले से बने हुए हैं। अब 2020 के बाद तो मुझे आराम की बात है कि आरबीआई देख रहा है, पर इन पुराने बैंकों का कहा, जहां मेरा पैसा जो है वो मुझे कैसे मिलेगा? नहीं, ऐसे है ना, जो बैंक पुराना है चाहे नया है, आज की डेट में तो 5 लाख का मेरा कवरेज है, वो तो मेरे ओके, को मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं उसका बात करूं प्रोसेस क्या होता है? वो 5 लाख मुझे कैसे मिलेंगे? मुझे कि उसके लिए ऐसे है कहाँ कि जाना जब होगा? जब अब पहले होता था बैंक के ऊपर मॉनिटोरियम लगता था। अब जो ओके, नई गाइडेंस आई है, डीएससीजीसी को अमेंडमेंट किया है 2020 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड किया है, उसके भीतर रहते हुए आपको विद इन 6 मंथ पैसा मिल जाना है। विद इन 6 मंथ पैसा मिलेगा, आप क्लेम लॉन्च करोगे बैंक को, बैंक आगे डीएससीजीसी को क्लेम लॉन्च करता है, तो आपको पैसा विद इन 6 मंथ्स मिल जाता है। अब बात करते हैं 2020 के पहले का, अगर कोई बैंक डूबा हुआ है आपका, पीएमसी की बात करते हैं हम। पीएमसी में जब डूबा था उस समय 1 लाख का कवरेज था। 1 लाख का कवरेज तो उस समय भी था। इसका मतलब ये है कि 2020 वाले बैंक जो डूबे हैं उनको भी कवरेज 1 लाख तक का मिलेगा डीआईसीजीसी से। बाकी ठीक है, इसके ऊपर की अमाउंट अगर बैंक के पास लिक्विडिटी है, पैसा है, तो वो देंगे। ठीक है। अब जो डीआईसीजीसी का कवरेज है वो ऐसे होता है कि उसमें सेम राइट सेम कैपेसिटी के मुताबिक आपको 5 लाख या 1 लाख, 2020 के पहले 1 लाख, अब आज की डेट में 5 लाख तक का कवरेज मिलेगा। अब सेम राइट सेम कैपेसिटी क्या है? आपका डिपॉजिट अकाउंट है ए एंड बी, और दूसरा अकाउंट है ए एंड बी, दोनों डिफरेंट अकाउंट माने जाएंगे। अगर दोनों आपका एक अकाउंट अकाउंट है, माने जाएंगे? सॉरी, मैं सुन एक नहीं नहीं पाई। माना जाएगा, दो, एक अकाउंट नहीं माना जाएगा, ये दो डिफरेंट, दोनों को सेपरेट 5-5 लाख का कवरेज मिलेगा। ओके, ओके। दीज आर डिफरेंट राइट्स एंड डिफरेंट कैपेसिटीज। अगर आपका डिपॉजिट है ए एंड बी एंड सेकंड है बी एंड ए, अब दोनों बंदे एक ही हैं, लेकिन फर्स्ट में ए का नाम फर्स्ट है, दूसरे में बी का नाम फर्स्ट है, ये भी डिफरेंट अकाउंट्स है। 5 लाख ए एंड बी वाले को, 5 लाख बी एंड ए वाले को मिलेगा। ओके, चलिए, ये अच्छी अगर बात है। लेकिन इस पैसे को क्लेम करने के लिए सर मुझे ये बता दीजिए कि कोई अगर देख रहा हो जिसका पैसा इस तरह से हम उम्मीद करते हैं ऐसा किसी के साथ ना हो, तो उसे ये रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी होती है? उसे अपने बैंक में उसी बैंक भेजेंगे। को आप भेजेंगे, ये मेरा अकाउंट नंबर है उसकी डिटेल्स के साथ और इतनी जमा राशि थी? जी जी जी, ठीक है। अपने बैंक को देने पड़ेंगे। तो आप सहकारी बैंकों पर आपकी क्या राय है? क्या इससे दूर रहना चाहिए? और अगर इसमें कोई जमा करता है तो क्या आप उसको सुझाव देना चाहेंगे? इनसे दूरी रखें, अभी आप दूसरे बैंकों के पास जाएं, वो 1% ज़्यादा आपको जो ब्याज मिल रहा है उसके लालच में इनसे दूर रहें, या आपको लग रहा है क्योंकि अब आरबीआई रेगुलेट करेगा तो चीज़ें सुधरेंगी, इनसे दूर रहने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है? क्या चेक करें? देखिए, सहकारी बैंक्स हैं जिनको कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं, इनमें एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज भी आती हैं। वो डीआईसीजीसी कवरेज में कवर नहीं होती, उनमें तो पैसा नहीं रखना चाहिए। अब आ जाती है बात सहकारी बैंकों की, जिनको हम कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि डीआईसीजीसी कवर में 5 लाख का आपको सेम राइट सेम कैपेसिटी में कवरेज मिल रही है, तो जितना रिस्क मेरा इंश्योरेंस के मुताबिक है पंजाब नेशनल बैंक में, उतना ही कोऑपरेटिव बैंक में है। लेकिन ये दिक्कत आती है, कोऑपरेटिव बैंक जो है उनकी फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं रादर देन एनी अदर कमर्शियल बैंक। जैसे मैंने अभी पंजाब नेशनल बैंक की बात की या स्टेट बैंक की बात करते हैं, उनके फेलियर के चांसेस कम हैं, बहुत कम हैं, रादर निगलिजिबल हैं। लेकिन सहकारी बैंकों के फेलियर के चांसेस हैं, आपका पैसा 6 महीने तक फंसा रह सकता है। आपको ये डिसीजन सोच के लेना है कि 1% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है कि आपने आपकी सिक्योरिटी लेनी है। बेसिकली तो फाइनेंशियल गाइडलाइंस तो यही करती है कि डाइवर्सिफाई करो आप।
आपके पास अगर पैसा लेटर से 10 लाख रुपया है तो 10 लाख 2-3 बैंकों में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके अपनी एक्सेसिबिलिटी आपके पास है कि नहीं है, दूर है पास है, वो देख के आप वहाँ पे पैसा डिवर्सिफाई करके डिफरेंट बैंक्स में रख सकते हैं।